नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हिमालयी क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियों में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, गंगा के बाद अगर आप देखें तो। और भारत के लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में इस नदी का विस्तार है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने गंगा नदी तंत्र का अध्ययन किया था व्यापक रूप से, और इस वीडियो में आज हम सिंधु नदी तंत्र पर अध्ययन करने वाले हैं। हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी पढ़ लिया है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और आपसे एक भी रिक्वेस्ट ये भी रहता है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दिया करिए ताकि जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको ये वीडियो मिल सके। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं। मैंने क्या बनाया है सबसे पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये जो आपका काला रंग का बॉर्डर है ये आपका एक केंद्र शासित क्षेत्र है जो कि लद्दाख, आप जानते हैं 2019 में इसको यूटी का दर्जा दिया गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लैक कलर से मैंने इनका बॉर्डर बनाया है। ये जो आपको दूसरा दिखाई दे रहा है ये जम्मू कश्मीर है, और ये तीसरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये देखिए ये आपका हिमाचल प्रदेश है, और चौथा ये जो दिखाई दे रहा है ये पंजाब है। इसके पहले हमने इन्हीं क्षेत्रों में जो हिमालय रेंज है और हिमालय के परे कुछ अन्य पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे ट्रांस हिमालय में बृहत, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी श्रेणियाँ हैं, इनका हमने अध्ययन किया था। आज हमारा फोकस मुख्य रूप से सिर्फ नदियों पर रहने वाला है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत सबसे पहले इस लाल रंग की जो मैंने आपके सामने नदी बनाई है, सिंधु नदी, ये आपको दिखाई दे रही है, ध्यान दीजिएगा इसका। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है क्योंकि यह तिब्बत और फिर उसके बाद भारत और फिर यहाँ से पाकिस्तान में बहती है, और पाकिस्तान के बाद फिर आगे समुद्र में चली जाती है। तो इस कारण इसको अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा जाएगा क्योंकि इसमें 3 देशों से यह बह रही है। ये जो लाल रंग का आपको दिखाई दे रहा है ये सिंधु नदी है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं प्रमुख वो हरे रंग से मैंने बनाई हैं, इनको भी आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत इसी सिंधु नदी से तंत्र से होगी, और आप जानते हैं ये भारत के पार ये जो क्षेत्र है ये तिब्बत है, और तिब्बत के पठार के आसपास जो मानसरोवर एक लेक है, और मानसरोवर झील के पास ही बोखरचू ग्लेशियर है। पहले यह माना जाता था सिंह का कबाब यहाँ से निकलती थी, लेकिन अभी आप इसको ये समझ लीजिए कि ये बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है आपकी सिंधु, और फिर ये भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। देखिए इस प्रकार से इसका प्रवाह है, और ये उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए, उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए यहाँ पर लद्दाख का जो क्षेत्र है ये भारत में प्रवेश करती है। अब कहाँ से, तो आप दमचोक नामक जगह यहाँ पर जानते होंगे, ये भारत में प्रवेश करती है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। यहाँ पर काराकोरम है, ठीक है, यहाँ लद्दाख है, और ये जांस्कर है। ये लद्दाख, ये जो आपका पूरा का पूरा यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, यहाँ पर काराकोरम है, यहाँ पर लद्दाख है, और ये जास्कर है। तीनों समांतर श्रेणियाँ हैं। तो ये लद्दाख यहाँ पर है इस प्रकार से, ठीक है, और जांस्कर इन दोनों श्रेणियों के बीच से बहती है। दमचोक नामक जगह से भारत में प्रवेश करेगी, और लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से भारत में प्रवेश करती है, बीच से बहती है, और आगे इसकी एक सहायक नदी है जो कि काराकोरम जो माउंटेन रेंज है, काराकोरम श्रृंखला है, वहाँ से निकलती है, और ये फिर बहते हुए आगे लद्दाख को पार करते हुए लद्दाख को फिर यहाँ पर आकर मिल जाती है, किसमें, सिंधु में। तो ये सिंधु अगर इस प्रकार से बह रही है तो इसके दाएं तट पर आकर मिल रही है ना, इधर से ऐसे आकर दाएं तट पर। ध्यान देंगे कि सिंधु के दाएं तट पर मिल रही है या बाएं तट पर, इस पर भी आप ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये नदी किस तट पर मिलती कभी कभी। तो ये श्योक है जो कि काराकोरम श्रेणी से निकलती है, इधर काराकोरम है। मैंने इसके पहले की वीडियो में वो एक्सप्लेन किया है, आपको बताया है मैप के थ्रू ही कि काराकोरम का विस्तार किस प्रकार से, लद्दाख और जास्कर का विस्तार किस प्रकार से है। इस यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ये काराकोरम से निकल रही है और श्योक नदी आकर दाहिने तट पर सिंधु की मिल जाती है। ये यहाँ से जो आप जानते हैं अभी मैंने आपको बताया था, जो पॉलिटिकली यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया है, इसलिए इसको हम POK कहते हैं, यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। तो ये पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र है। आगे यहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रहा है गिलगित एक जगह है, यहाँ से गिलगित के नाम पर एक गिलगित नदी है जो कि सिंधु में बह रही है, आकर मिल जा रही है। तो ये जो दूसरी हरे रंग की आपको नदी दिखाई दे रही है सिंधु की सहायक, ये POK में है, ये गिलगित नदी है, ठीक है, ये सिंधु की सहायक और ये भी दाहिने तट पर मिल रही है।
और गिलगित के पास से ये आपकी जो सिंधु है ये यू टर्न मारती है, इस तरह से यू टर्न लेती है। और आप इस बात का भी ध्यान देंगे क्योंकि आपको यहाँ पर पढ़ाया गया कि यह हिमालयी क्षेत्र है पूरा का पूरा, तो हिमालय को कैसे पार करेगी। यहाँ पर बृहत हिमालय भी है ना, फिर उसके बाद लघु हिमालय है, शिवालिक है, इसके ऊपर इधर ट्रांस हिमालयी क्षेत्र है। तो ऊंचाई इनकी काफ़ी ज़्यादा है और इन ऊंचाई को ये कैसे पार करेगी, तो यह दर्रे का यहाँ पर गार्ज का निर्माण करती है। सिंधु पूर्ववर्ती नदी है, हमने आपको बताया था पूर्ववर्ती नदी पहले की वीडियोस में, जिस प्रकार ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदी है या सतलज भी पूर्ववर्ती नदी है, उसी प्रकार सिंधु भी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले यह नदी बहती थी, बाद में हिमालय का निर्माण होने लगा। हिमालय का निर्माण होने के कारण इस नदी पर परिवर्तन नहीं हुआ, यह नदी अपने मार्ग से बहती रही। अगल बगल में तो हिमालय का उत्थान हो गया, लेकिन जिस मार्ग से यह नदी बह रही थी उस मार्ग में उत्थान हिमालय का नहीं हो सका। वह क्षेत्र उसी प्रकार से नीचे, मतलब नदी ने अपरदन किया और नीचे रह गया और अगल बगल के क्षेत्र उठ गए। या कुछ इस तरह से अगर आप समझें तो ये माउंटेन कुछ इस प्रकार से उठे हैं, ठीक है, और इधर से भी उठे हैं, लेकिन बीच से नदी का प्रवाह इसी प्रकार से होता रहा, क्योंकि नदी ने अपने क्षेत्र में उठने वाले जितनी भी, मतलब जितना भी उठ रहा था उसको नदी काटती गई। इसलिए आज के डेट में यहाँ पर गार्ज बना हुआ है, इसी को गार्ज कहा जाता है। तो ये गिलगित के पास है, फिर ये यू टर्न लेती है गार्ज के सारे आगे, फिर ये चिल्लाज एक जगह है, चिल्लाज से फिर ये आगे पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये नदी आप ध्यान देंगे कि रेड कलर की जो नदी मैंने बनाई ये पाकिस्तान में चली जा रही है। पाकिस्तान में कुछ और भी नदियाँ यहाँ मिलती हैं, इसको बस इतना याद रखिए, काबुल है, ये कुर्रम है और ये गुमल है। इन नदियों के नाम बस याद रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार सहायक नदियों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि हम लोग भारत के भूगोल के साथ साथ विश्व का भूगोल से भी प्रश्न आता है, तो ये हो सकता है कि पूछा जाए कि काबुल किसकी सहायक नदी है। तो आपको इतना याद रहे, ये देखिए जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया, ये काबुल है, ये कुर्रम है और फिर ये गुमल है, ठीक है। आगे फिर ये नदी आगे बढ़ते हुए जाती है और फिर समुद्र में विलीन हो जाती है। लेकिन इसके बाद और भी सहायक नदियाँ हैं इसकी, तो हम अब उस पर अध्ययन अपना शुरू करते हैं। ये जो दूसरी ये मैंने बनाया है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी, अगर आप देखें तो, है ना। तो ये है आपकी चेनाब, ठीक। तो ये चेनाब नदी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम अब इस चेनाब नदी पर बात करने वाले हैं। हम कौन कौन सी नदी पढ़ रहे हैं, हमने अभी सिंधु नदी पर पढ़ा, और सिंधु के बाद हमारी दूसरी जो प्रमुख नदी है वो चेनाब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हालांकि इसके बीच में झेलम भी है, लेकिन झेलम से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, क्यों, क्योंकि ये लंबी भी है। और आइए इसका हम अध्ययन शुरू करते हैं। ये जो आपको राज्य दिखाई दे रहा है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जहाँ से ये आपको दो सूरजताल और चंद्रताल, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, चंद्र से चंद्र नदी और सूरज से भागा नदी। तो चंद्रा और भागा नदियाँ हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति ज़िले में सूरजताल और चंद्रताल से दो नदियां चंद्रा और भागा निकलती हैं और ये आगे जाकर मिल जाती हैं, और इसको फिर आगे चंद्रभागा कहा जाता है, ठीक है। चंद्रभागा कहा जाता है और फिर इसी को आगे हम लोग चेनाब के नाम से जानते हैं। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसमें आपको याद रखना है लाहौल एवं स्पीति ज़िले से निकलती हैं चंद्रा और भागा नदियाँ, जो कि चंद्रताल, ये जो नीचे वाली दिखाई दे रही चंद्र से चंद्र याद कर लीजिएगा, सूरज से भागा। तो चंद्रा और चंद्रताल और सूरजताल से चंद्रा और भागा दो नदियाँ मिलती हैं। ये बारालाचला दर्रा भी यहीं पर है, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा गैप के पास से। और फिर ये आगे मिल जाती हैं तांडी नामक जगह पर, ठीक है। यहाँ पर जो जगह है ये मिलती है, जिस जगह को, इसको हम तांडी कहते हैं। तांडी नामक जगह से मिल जाती हैं और फिर ये आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती हैं। देख रहे हैं आप किस प्रकार से ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और उसके बाद फिर आगे बढ़ती है और फिर ये भी पाकिस्तान में चली जाती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं झांग नामक जगह पर इससे आगे झेलम मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम उसका अध्ययन शुरू करते हैं। तो अभी आपको फ़िलहाल ये याद रखना है चेनाब के बारे में कि सबसे बड़ी सहायक नदी है इन नदियों में, और दूसरा ये कि सूरजताल और चंद्रताल से निकलने वाली चंद्रा और भागा नदियाँ मिलती हैं तांडी नामक जगह पर, और यहीं से ये आगे चेनाब के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये चेनाब के रूप में जानी जाती है, इसको चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। एक्चुअली मैं यही सोच रहा था, इसको हम चंद्रभागा कहते हैं, आगे इसको फिर हम चेनाब कहने लगते हैं, ठीक है। तो ये आगे फिर उसके बाद हम अब इस पर शुरू करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के बाद फिर आपकी
जम्मू कश्मीर में बह रही है, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। अब हमारा अगला अध्ययन है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये झेलम नदी है, ठीक है। अनंतनाग एक जगह है और इसी के पास वेरीनाग झील है। तो अनंतनाग के समीप ही वेरीनाग झील से ये नदी निकलती है, ठीक है। और आगे बढ़ती है तो ये श्रीनगर, इसको देखिए, ये जम्मू कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि ये अनंतनाग के समीप, अनंतनाग में वेरीनाग झील से निकलती है और फिर आगे बढ़ रही है, देखिए। और यहाँ पर श्रीनगर है, इसी नदी किनारे है। फिर आगे नीले कलर का जो मैंने डॉट बनाया है, ये बूलर झील बनाया है मैंने आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से शार्प टर्न लेती है साउथ की ओर। और फिर ये आप देखिए बारामूला है, जगह है, उड़ी आपने भी नाम सुना होगा, मूवी भी आई थी। तो ये सभी इसी नदी के तट पर हैं, ठीक है। आगे ये मुजफ्फराबाद में जब जाती है तो इसी से एक किशनगंगा नदी आके मिलती है, जो आपको ऊपर ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये किशनगंगा नदी है, ठीक है। याद रखिएगा, सिंधु आपकी ये हो गई, ये झेलम हो गई, ये चेनाब है, और इसके ऊपर ये जो झेलम की सहायक नदी है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किशनगंगा है। इसको नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये नीलम नदी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। आकर इसी यहीं पर मिल जाती है। और इसके बाद फिर ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास साथ साथ, ठीक, 170 किलोमीटर बह रही है, देखिए लगभग 170 किलोमीटर तक भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ बहती है। और फिर उसके बाद आगे पाकिस्तान में झांग ज़िले में चली जाती है। ये पंजाब है पाकिस्तान का, ये भारत का पंजाब है, ये पाकिस्तान का पंजाब है। तो ये जो पंजाब है, पंजाब के झांग डिस्ट्रिक्ट में जाकर मिल जाती है चेनाब से, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसका इतना सीन आपको याद रखना चाहिए। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये रावी है, ठीक है। रावी यहाँ पर रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, कांगड़ा ज़िला है। ये हिमाचल प्रदेश, आप याद समझ चुके हैं ये। तो हिमाचल प्रदेश से ये नदी, और ये 3 नदियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। सिंधु देखिए, झेलम है, ये चिनाब, रावी और ब्यास। चिनाब, रावी और ब्यास, ये तीनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश से निकल रही हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो रावी के बारे में हमको ये जानना है कि रोहतांग दर्रे के पास से निकल रही है, ठीक है, कांगड़ा ज़िले में। और इसके बाद फिर ये आगे बढ़ते हुए देखिए पंजाब में प्रवेश करती है, यहाँ पर पंजाब में, ठीक, पंजाब में प्रवेश करती है। और पंजाब में यहाँ पर इस पर रणजीत सागर डैम बना हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, देखिए इस तरह से, ये भारत का पंजाब है। और पंजाब में इसी नदी पर रणजीत सागर बांध बना हुआ है। कभी प्रश्न पूछा सकता है कि रणजीत सागर डैम किस नदी पर है, तो आपका आंसर तैयार हो गया, रावी नदी पर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसको हम परशुड़ी भी कहते हैं। तो प्राचीन काल में इसको परशुड़ी भी कहा जाता था। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि परशुड़ी किस नदी को कहा जाता है, या कभी कभी मिलान करने के लिए याद जाता है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे चेनाब को भी हम लोग अस्किनी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये व्यास हो गई, ये आगे जा रही है, देखिए आप इसी चेनाब में ये भी मिल जा रही है, ध्यान से देखें अगर आप इसको, तो ये भी इसी चेनाब में मिल जा रही है, पंजाब के ही पास मिल रही है, झांग डिस्ट्रिक्ट में ही ये भी मिलती है, थोड़ा सा नीचे और साउथ की ओर जाकर मिल जाती है, ठीक। तो पाकिस्तान का लाहौर देखिए, अगर देखें तो आप इसी नदी के किनारे हैं, ठीक है, पूछा सकता है ये सवाल, लाहौर किस नदी तट पर है। अब हम आते हैं अगली नदी पर, ये व्यास नदी आपको मिल रही है, ठीक है। तो व्यास को बिपाशा भी हम कहते हैं, आप जानते होंगे। और ये सोलांग वैली है, यहाँ पर सोलांग घाटी क्षेत्र है, और यहीं पर व्यास कुंड है, और इसी व्यास कुंड से ये नदी निकलती है, ठीक है। और व्यास कुंड से निकलती है साउथ की ओर टर्न लेकर, ये आपको दिखाई दे रहा है मनाली, जाकि आप हिमाचल प्रदेश में जानते होंगे, टूरिस्ट प्लेस है। और उसके बाद कुल्लू है, फिर आगे बढ़ रही है इस प्रकार से, यू टर्न ले रही है, और यू टर्न लेकर फिर यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है महाराणा प्रताप सागर बांध इस पर बना हुआ है, ठीक है। ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा, ये महाराणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। फिर आगे बढ़ते हुए ये भी पंजाब में प्रवेश कर जाती है, देखिए पंजाब में प्रवेश कर रही है, पंजाब का होशियारपुर ज़िला यहाँ से एंट्री करती है, ठीक है। तो ये आगे फिर जा रही है, फिर ये इधर साउथ से एक और नदी जो आती है, सतलज, प्रमुख सहायक नदी है, और ये भी हिमालय के उस पार से आती है, ठीक है। तो ये इसको भी याद करिएगा कि इसी में आकर फ्री मिल जाती है। तो अभी कभी कभार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां हैं, इसमें कौन सी ऐसी नदी जो भारत में ही मिल जाती है। तो भाई देखिए, रावी, जो व्यास नदी आपकी दिखाई दे रही है, व्यास आपकी भारत के पंजाब में ही मिल जाती है। बाकी ये तीनों नदियाँ आप देख रहे हैं, तो ये तीनों नदियाँ कहाँ जा रही हैं, पाकिस्तान में मिल रही हैं। तो ये आपको विशेष याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक। तो आगे फिर ये यहाँ पर आके मिल जाती है सतलज से, ठीक है। तो अब हम अगली नदी को यहाँ पर चर्चा करते हैं, लास्ट जो कि आज की है, ये सतलज है। और सतलज भी उसी क्षेत्र से निकलती है, लगभग इन्हीं के आसपास का क्षेत्र आप देख रहे होंगे। तो लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी की ही रहती है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। ये यहाँ से निकलती है, इसको आप इस तरह से याद करेंगे, राक्षस यहाँ पर है, राक्षस
के हिसाब से राक्षस ताल है। उसको राक्षस ताल भी कहते हैं, राकस ताल भी कहते हैं। यहीं से आपकी सतलज निकलती है और यहाँ पर सीप किला दर्रा है। दर्रा आप जानते होंगे, पहाड़ों के बीच जो गैप होते हैं, यहीं से भारत में प्रवेश करती है सीप किला दर्रे से, और भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और कुछ दूर देख रहे हैं आप, व्यास के समानांतर भी कुछ दिशा में, कुछ क्षेत्र में, मतलब कुछ दूरी तय कर रही है। उसके बाद ये फिर पंजाब में प्रवेश कर जाती है, देखें आप, ठीक है। और ये बिलासपुर ज़िला है, यहाँ पर भाखड़ा बांध बना हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर नंगल बांध है, तो दोनों चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर दो भाखड़ा बांध एक है और एक नंगल बांध है। भाखड़ा बांध को आप देखेंगे तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, नंगल बांध जो आपका है कुछ हिस्सा इसका पंजाब में है। तो भाखड़ा नांगल इसको कनेक्ट, मतलब हम सम्मिलित रूप से कहते हैं। तो इसको ये जो बिलासपुर जिला है ये इस क्षेत्र में पड़ता है, यानी हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें तो पड़ता है यहाँ पर। तो ये भाखड़ा बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और नंगल बांध कहाँ पर है? तो पंजाब में है। इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा, सम्मिलित रूप से भी कभी कभार पूछा सकता है, तो पंजाब इसको बता दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर ये आगे जा रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ लुधियाना शहर देखिए है, ये हमारा जो पंजाब है, यहाँ पर लुधियाना शहर है। और आगे बढ़ते हुए फिर इसमें जो ये नदी मिल रही है, यहीं पर हरिके बैराज बना हुआ है। ये एक प्रकार से समझ लीजिए कि जो भारत के राजस्थान में जल की आपूर्ति के लिए, चूँकि वहाँ पर जल की कमी रहती है, तो इसी ब्यास नदी और जो सतलज है, इसी पर हरिके बैराज बना हुआ है। यहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल निकाली गई, नहर निकाली गई है, भारत की महत्वपूर्ण सबसे बड़ी नदी नहर अगर आप देखें तो। और इससे ही पूरे राजस्थान में सिंचाई की जाती है। आप देखते होंगे आज के समय में राजस्थान भी काफ़ी कृषि के मामले में आगे निकल रहा है, वहाँ पर भी विकास तेजी से हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस नहर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि सतलज नदी से निकाली गई है, जहाँ पर व्यास नदी आकर मिलती है हरिके बैराज से। यहीं से एक प्रकार से नहर के माध्यम से इसको जोड़ा गया है पंजाब और फिर नीचे राजस्थान को, और यहाँ पर पूरा जल की आपूर्ति हो रही है। फिर उसके बाद ये भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब के साथ यहाँ पर बहती है लगभग 120 किलोमीटर के आसपास, और फिर आगे चली जाती है और चेनाब से मिल जाती है, देखिए। और मिठानकोट के पास ये पूरी सभी नदियों का जल लेकर अंत में मिल जाती है और सिंधु नदी में, और सिंधु नदी फिर आगे समुद्र में विलीन हो जाती है। तो ये आज की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। आपको इनका क्रम पूछा सकता है, तो इनका क्रम भी आप याद रखिएगा। सिंधु के बाद झेलम, आप कभी इसका क्रम पूछा सकता है। ये झेलम है, ये वाली, ठीक है। ये रावी है, और ये वाली जो कि आपकी व्यास है, याद रखेंगे। और ये आपकी जो है रेड वाली सतलज है। तो इनका क्रम भी आप याद रखेंगे। 1960 में समझौता हुआ है, ठीक है, ये आप जानते होंगे, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऊपर की 3 नदियों और नीचे की 3 नदियों का डिवीज़न किया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, जिसमें भारत 80% जल का यूज करेगा नीचे, और ऊपर के 80% जल का यूज करेगा पाकिस्तान, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। सिंधु, झेलम, चेनाब, यहाँ पर मैंने माफ करेगा भूल गया हूँ, चेनाब भी है बीच में, ठीक। तो ये सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी पढ़ी है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। सिंधु नदी तंत्र में इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं है नदियों के रिगार्ड में, अगर हम देखें तो। बाकी अन्य जो भी चीज़ें और इसमें जोड़नी होंगी नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दिया करिए, यही मैं बार बार आपसे कहता हूँ, ताकि वीडियोज़ पर व्यूज़ आए और बेहतर तरीके से आपको कंटेंट अवेलेबल कराया जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।